नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस विशेष कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। वार्तिक टीवी का ये वीकली फीचर हम आप लोगों के लिए विशेषतः लेकर आते हैं और इस साप्ताहिक कार्यक्रम में मेरे साथ हमेशा की तरह इस प्रोग्राम के सूत्रधार पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले चंद्रराज्य सिंह भी होते हैं। लेकिन मैं चंद्रराज्य सिंह भी को जोड़ूं इससे पहले आप लोगों से आग्रह करता हूं कि राजनीति को समर्पित इस कार्यक्रम को आप अवश्य देखा कीजिए, क्योंकि राजनीति हमें चारों तरफ से प्रभावित करती है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर राजनीति ने लगभग पूरे के पूरे एस्पेक्ट्स को अपने अधीन कर रखा है, अपने नियंत्रण में ले रखा है। आप यदि स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज में रहते तो राजनीति आपको उतनी प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वहां की सरकारें बहुत कम हस्तक्षेप रखती हैं और बाकी अन्य मामलों में बिल्कुल फ्रीडम है। सरकारों का एक बहुत लिमिटेड सा काम है। यूरोप के अन्य देशों को भी हम देखें तो वहां पर भी सरकारें आम आदमी को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां सब्सिडी से लेकर बैंक लोन से लेकर हमारी वित्तीय पॉलिसीज, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी लॉ एंड ऑर्डर, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, नाली, इवन शौचालय, इवन घर, इवन जमीन के पट्टे, यहां तक कि क्या फसल बोई जाएगी, फसल का कितना मुआवजा होगा, फसल किस भाव खरीदी जाएगी, ये सब काम सरकारें तय करती हैं। मंडियों में किस तरह से काम होगा ये सरकार तय करती है। दूध कहां बिकेगा, कैसे बिकेगा, ये काम सरकार तय करती है। हमारे यहां आए दिन जो सरकारी बिल्डिंग्स का शिलान्यास होता है, सरकारी बिल्डिंग्स का लोकार्पण होता है, सरकार तय करती है। नेताओं का यही काम है। ऐसे देश में आपको राजनीति की समझ बहुत ज्यादा होनी चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को हमने विशेषतः कंसीव किया है और इसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि हम आपको राजनीति की उन बारीकियों को बताते चलें, जिससे कि राजनेता और हमारा मौजूदा राजनीतिक जो तंत्र है उससे आप एकदम संतुलन बैठाकर अपने जीवन को मधुर बना सकें, अच्छा बना सकें। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज्य सिंह का। सिंघवी साहब, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी। तो ये जो सप्ताह गुजरा है ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हलचलों बढ़ा रहा है और मैं आपसे बाकी सब चीजों के बारे में जानूंगा, लेकिन सबसे पहले जो मेरा आपसे पूछना है हमारे दर्शकों के लिए कि पंजाब कांग्रेस में ये जो भूचाल आया हुआ है ये किस तरह की सियासत की तरफ ले जा रहा है? सुभाष जी, ये भूचाल नहीं है, ये भूकंप भी नहीं है, ये ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से मुंह से ज्वाला फूट रहा है, जिसका असर केवल ज्वालामुखी के अपने क्षेत्र पर नहीं, आस पड़ोस के प्रांतों पर भी होता है। भूकंप आता है, चला जाता है, बस जब लावा निकलने लगता है तो रुकता नहीं है। आग फैलती है, ज्वाला उठती है, टेम्परेचर बदल जाते हैं, लोग पिघल जाते हैं, चट्टानें पिघल जाती है। ये तो ऐसा ही लावा उगला है पंजाब ने। आप इसे भगदड़ भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तब भी एक व्यक्ति ऐसा था जो सो रहा था। जब मेघनाथ के पुत्रों का वध हुआ तभी वो सो रहा था। जब लंका के अंदर हारने लगी रावण वो तभी वो सो रहा था। वो था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को पता ही नहीं लगता था कि भगदड़ कैसे बचती है, क्योंकि वो तो निद्रा में मत था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस हाईकमान कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है और पूरी पूरी कांग्रेस की लंका में आग लग रही है। ये बड़ा दुखद है। वो लंका जो सोने की लंका थी और ये कांग्रेस जो महानतम लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया का सबसे बड़ा प्रतीक है, उसके हाईकमान को पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन लॉयल है, कौन निष्ठाहीन है, कौन निष्ठावान है, कौन साथ देता है, कौन धोखा देता है, कौन दगा देता है, कौन लात मारता, पता ही नहीं है। और हाईकमान दिल्ली में मस्ती से सो रहा है। ऐसे हाईकमान के रहते अगर पार्टियों के अंदर विद्रोह हो तो इस बात आश्चर्य की बात ही क्या है। पंजाब में ऐसा ही हुआ, जबरदस्त भगदड़ मची, सोचे समझे बिना अभिनंदन को हटा दिया गया, कोई बात नहीं। फिर राहुल गांधी और प्रियंका की इच्छा के अनुसार
उसको ले आए सिद्धू को, वो भी कोई बात नहीं। जब सिद्धू को ले ही आए तो अधूरा क्यों लाए? उसकी इच्छा का मंत्रिमंडल नहीं बना, वो मुख्यमंत्री नहीं बना, तो सिद्धू को लाया भी गया और मारा भी गया। दोनों काम हाईकमांड के गलत निर्णयों के कारण हुए। तो सिद्धू ने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह तो आजकल होता है, अब पहले वाला जमाना तो है नहीं। जहां निष्ठा होती है, जहां समर्पण होता है, जहां त्याग होता है, वो जमाने गए। ये जमाना अलग है। वो जमाना नेहरू जी का, शास्त्री जी का, अटल बिहारी वाजपेयी का था, जब मनुष्य त्याग करता था, सेक्रीफाइस करता था। अब तो चट मंगनी पट गया। इस हाथ सिक्का फैला, उस हाथ चवन्नी चली, इस हाथ लाभ चाहिए। तो जो लाभ की राजनीति है, तो ये बर्ताव के अंदर प्रस्तावना की राजनीति नहीं होती है। ये किसी भी हालत के अंदर स्वीकार्य राजनीति नहीं होती है। अब पंजाब के अंदर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ का असर पूरे देखना पड़ेगा। जो कांग्रेस सिमटते सिमटते केवल 3 प्रांतों में रह गई थी 25 की जगह, उसके एक प्रांत चला जाएगा हाथ से। किसी हालत में पंजाब के अंदर समय पूरा नहीं होगा। अमरिंदर बीटीए में जा सकता है। इधर सिद्धू जी नाराज होकर बैठे हुए हैं। कांग्रेस की मृत्यु पंजाब के अंदर तय है। सवाल है तारीख का, कब कहां कैसी होगी। जब पंजाब चला जाएगा तो पीछे 2 स्टेट बचेंगे, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आज सुबह छत्तीसगढ़ के अंदर भगदड़ की जबरदस्त न्यूज आई है। मैं उसकी तरफ आऊंगा, अन्य राज्यों की तरफ आऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बार इसको पंजाब कांग्रेस का जो मसला चल रहा है, इसको जरा एक बार आप दर्शकों के लिए सुलझा दें। आपने कांग्रेस इसका सुलझने का प्रश्न पैदा इसलिए नहीं होता है कि जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि सारे विधायक मेरे पास है। क्या विधायक? जगदीश सिद्धू का आया पावर के अंदर, विधायक भाग गए। जो अमरिंदर कहता है एक भी विधायक मेरे विरोध में नहीं, सारे चले गए। आपने कांग्रेस आलाकमान की बात की, इसके ऊपर एक सवाल जोड़ता चलूं, फिर आप अपनी बात कहना कि कपिल सिब्बल ने और मनीष, चूंकि अभी आपने कांग्रेस हाईकमान की बात करी है, तो वो जिस नींद में सो रहे हैं, तो कपिल सिब्बल ने और मनीष तिवारी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने ये जो हालात चल रहे हैं सीडब्ल्यूसी के, और अस्थायी अध्यक्ष है कांग्रेस के पास, कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है, सीडब्ल्यूसी की कोई मीटिंग नहीं होती है। कपिल सिब्बल ने कल ही कहा कि जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं उनकी किसी कांग्रेस के सीनियर लीडर को पता नहीं है। और कपिल सिब्बल ने तो कई तरह के बातें कही हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुख बात आ रही है वो यह है कि सीडब्ल्यूसी का क्या हाल है और कांग्रेस के पास स्थायी अध्यक्ष, जो निर्वाचित अध्यक्ष है, वो क्यों नहीं है। तो इसका सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सबसे बड़ी संस्था है, मगर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाने पर होगा क्या? अगर सीडब्ल्यूसी के अंदर आकर बैठने वाले लोग गूंगे हो जाए, बोले ही नहीं, प्रश्न उठाए नहीं, उत्तर दे नहीं, सोनिया को पूछे नहीं, प्रियंका को पूछे नहीं, राहुल का, ऐसी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाने का अर्थ नहीं है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाओ या न बुलाओ, सबसे जरूरी है लोगों का मुंह खुलना चाहिए, लोगों को छूट होनी चाहिए कि अपने मन की बात कहें। कांग्रेस के हर आदमी को कहने का अधिकार होना चाहिए। मुझे बताइए पिछली कितनी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सोनिया गांधी से प्रश्न पूछे गए? किसने पूछे? कौन सा मुख्यमंत्री है जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है? अब कांग्रेस की ऐसी दुर्गति हो गई है इस देश के अंदर, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं कांग्रेस का न होते हुए कहता हूं कांग्रेस का बचना इस देश की सख्त जरूरत है। पर जिस ढंग से कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस से मृत्युमुखी हो गई है। अब 2 स्टेटों में बची है, वहां भी भगदड़ है, राजस्थान। और मैं आप जगह बाद में पूछोगे, मैं आपसे बता रहा हूं कौन सी स्टेट के अंदर शांति है, बताइए। सिंहदेव और उसकी लड़ाई, बघेल की लड़ाई कम है। कभी भी कुश्ती हो सकती है, कभी भी युद्ध हो सकता है, सरकार गिर सकती है। राजस्थान में सचिन और गहलोत की लड़ाई है। हाँ, तो गहलोत का कहना सही है कि मेरे साथ अधिकांश विधायक है वो है, मगर भाई ये विधायक आपके साथ नहीं, सत्ता के साथ है। आपको मुख्यमंत्री से हटा करके किसी और को बिठा दो, फिर बताओ आपके साथ कितने विधायक है। सचिन ने 18 विधायक सत्ता के विरुद्ध में खड़े कर दिए, अशोक 20 भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आप कुछ नहीं हो, आप जो हो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए, सत्ता की शक्ति के ऊपर निर्धारित, सत्ता के समर्थन के कारण 100 विधायकों के हकदार हो, आप उनके नेता हो, इसमें कोई शक नहीं है। पर जब सत्ता से हटता है तो क्या होता है? कल्याण सिंह का आपके सामने उदाहरण है, यूपी का। उमा भारती का उदाहरण मैंने पिछली बार में दिया था। आप बताओ तो सही, सत्ताविहीन होने के बाद में नेतृत्व के हाथ में कितने लोग रहते हैं? वो नेतृत्व था, एक इशारे पर इंदिरा गांधी के सारे विधायक इस्तीफा दे देते, पूछा नहीं जाता था। अब वो जमाना नहीं है। तब मोहनलाल सुखाड़िया के पास 115 विधायक थे, एक इशारा इंदिरा गांधी का आया, सरकार बदल गई, एक विधायक ने चूं तक नहीं की। वो था हाईकमांड। अब हाईकमांड है ही नहीं, ये तो कुंभकर्ण कमांड है। इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मुख्यमंत्री विद्रोही है, मुख्यमंत्री ताकतवर है,
अब तो स्टेट का हाईकमांड ही बच गया है, केंद्र का हाईकमांड समाप्त हो चुका है, इसलिए कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। अगर कांग्रेस को सशक्त करना है, हाईकमांड को सशक्त करो, हाईकमांड अच्छे फैसले ले। फैसले के पहले वो स्थानीय नेताओं से पूछे, प्रांतीय नेताओं जो विचार करना पहले करे, पर जब फैसला ले ले तो उस फैसले को बदलने की औकात किसी की नहीं होनी चाहिए। ये कांग्रेस की दुर्गति है। अगर यही हालत रहे तो इस देश का दुर्भाग्य होगा कि राष्ट्र की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी समाप्त हो जाएगी और तानाशाही, चाहे आप हिटलरशाही कह दो, मोदी को कोई भी गालियां दे दो, जैसा कैसा मोदी है, मोदी का राज बना रहेगा, संघ चलता रहेगा, आरएसएस चलती रहेगी, भाजपा चलती रहेगी, भाजपा का राज होता रहेगा। और वहां भी धीरे धीरे वही हालत हो रही है जो कांग्रेस हाईकमांड की है। वहां भी एक मंत्री, एक आदमी का हाईकमांड बन जाएगा, वहां भी लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति है हाईकमांड की, जो मोदी करता है सही है। 40 मंत्री बने, राय तक नहीं ली, सरकार विरोधी राय तक नहीं ली, चीफ मिनिस्टर को हटा के फेंक दिया, राय तक नहीं ली। वही स्थिति जो कांग्रेस की है, वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की है। दोनों नेतृत्वों को लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। ये ऐसा नहीं करेंगे तो देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा, और देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा होगा तो देश की प्रजातंत्र में रहने वाली जनता को खतरा पैदा होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कहीं भी हो, कैसे भी हो, लोगों का, चाहे प्रांत का नेतृत्व हो, चाहे केंद्र का नेतृत्व कहीं भी हो, उसे जनमानस और जनता की भावना का आदर करना पड़ेगा। मैं हूं और मेरे लोग हैं, ये सिद्धांत ही गलत है। कोई किसी के साथ नहीं है, सब सत्ता के साथ रहते हैं, सत्ता आती है लोग साथ हो जाते हैं। जो अमरिंदर कहता था कि 80% विधायक मेरे साथ कहां चले गए, एक दिन में गायब हो गए सब के सब, गंजा के सर से बाल उठते उस तरह गायब हो गए। और जो सिद्धू कहता था जिंदाबाद जिंदाबाद, नौटंकी नाटक करता था, जो खेला है, आगे पीछे कोई नहीं, कुर्सी पर थे तो सब थे। ये कुर्सी पेक्षी नेतृत्व को व्यक्ति पेक्षी नेतृत्व कहना इस देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजाक है। और ये गलतफहमी हो रही है प्रांत के नेताओं को। हर प्रांत का, आज योगी कहता मेरा नेतृत्व यूपी में, 1 घंटे में अगर मोदी हटा दे तो योगी के साथ 50 एमएलए भी नहीं जाएंगे। तो हाईकमांड की वैल्यू, उसकी कीमत, उसका मूल्य, उसकी ताकत, उसकी शक्ति को कम करके प्रांतीय नेताओं का उद्भव होना, उनका उदय होना ठीक नहीं है। मैं राजस्थान के बारे में खास तौर से कहता हूं, अशोक गहलोत जो निश्चित रूप से 100 एमएलए डाउट का है, मगर वो एमएलए को 3 टुकड़ों में बांटी है। एक जो गहलोत के साथ है, एक जो हाईकमांड के कारण साथ है, और एक जो विरोध में है। आपको मालूम पड़ जाए किसका क्या फिक्र है। अब सचिन पायलट साहब अपने आप को लोगों में जाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इसमें 2 राय नहीं है, लगते हैं लोकप्रिय हो गए हैं, मगर आज बताओ एमएलए कहां है। इसीलिए हाईकमांड ने कहा सचिन को कि एमएलए का पक्ष जुटाइए। अब यही बात तय कर लो, या तो कि एमएलए का बहुमत जो करेगा राज्यों में वही होगा, तो हाईकमांड की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ तो कहते हो एमएलए का बहुमत जुटो, एमएलए का बहुमत करो, यानी एमएलए को आप सर्वशक्तिमान बना रहे हो, और दूसरी ओर फैसला आप करना चाहते हो। तो एमएलए का हाथ में फैसला है तो हाईकमांड को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वाई शुड हाईकमांड इंटरफेयर? सीधा बोले कि बहुमत एमएलए का जो करेगा वो मान लिया जाएगा, झगड़ा खत्म। ये भी नहीं करना चाहता हाईकमांड। हाईकमांड बहुमत को एक तरफ रख के अपने नेतृत्व की ताकत पर प्रांतों को नियंत्रित करना चाहता है, और प्रांतों की अपनी ताकत और नेतृत्व को नजरअंदाज करना चाहता है। इसलिए भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी हो रहे हैं और लावा फूट रहा है। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस अब 3 प्रदेशों में बची है वहां से चली जाए। कांग्रेस चली जाएगी तो देश का लोकतंत्र मर जाएगा। कांग्रेस का बचना इस देश की जरूरत है, एक सशक्त विपक्ष का होना इस देश की जरूरत है। आज मोदी के सामने मुंह पर ताव देकर कोई खड़ा होने वाला कांग्रेस में होना चाहिए। 4 आदमी खड़े हो जाते हैं, कोई आदमी, एक आदमी नहीं तो कैसे यस आई कैन रिप्लेस नरेंद्र मोदी। व्हाई दिस? कांग्रेस ने तो बड़े बड़े नेता दिए इस देश को, उनके सामने आज भी मैं मोदी के व्यक्तित्व को मान मानता हूं, पर उससे कम मान कांग्रेस के नेताओं में व्यक्तित्व नहीं हुए। बड़े बड़े आदमी हुए, हर जाति में हुए, हर कौम में हुए हैं। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज स्थिति इसलिए है कि लोकतंत्र की परिभाषाएं बदल गई। हाईकमान ने अपने आप को पहले तो बनाया सशक्त, फिर बनाया पंगु बच जाएगा। विधायकों ने बात नहीं मानी तो पंगु हो गया। जब विधायकों ने स्वीकृति दी तो आप छत्रपति महाराज बन गए। ये नहीं चलेगा, ये दोनों पार्टियों में हो रहा है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए भाजपा हो या कांग्रेस, शीर्ष नेतृत्व को लोकतंत्र की रक्षा करते हुए जनमानस की भावना का आदर करना चाहिए। और जनमानस की भावना का इम्तिहान लेना तो ले लो, हम भी ले लेते, आप भी ले लीजिए। आपसे छुपा नहीं है सुभाष जी, आप बड़े पत्रकार रहे हो, आप बताइए ना किसके साथ कितने लोग हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा। जी, तो अभी आपने जैसा कहा कि लोकतंत्र में जब लोग आते हैं और कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं
उसके बाद फिर वो लोकतंत्र को मानते भी नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही रेखांकित की है कि लोकतंत्र के हिसाब से जो लोकतंत्र इनको ताकत देता है, जो लोकतंत्र इनको कुर्सी देता है, उसी कुर्सी पर आने के बाद ये राजाशाही हो जाते हैं। और ये वजह जो है वो भी कहीं ना कहीं हमारी राजनीति को दूषित करती है। लेकिन इस बहाने से मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक तो आप हमें ये बताइए कि ये जो कांग्रेस में ग्रुप 23 बना है, जो कि ये कहता है कि हम जी हुजूरिये नहीं हैं, हम G23 हैं, जी हुजूर नहीं है। दूसरी बात, आपने भी जैसा कहा कि कोई आदमी आवाज नहीं उठाता CWC में और सोनिया गांधी के सामने, तो सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्षा हैं। क्या ये कब तक चलेगा कि सोनिया गांधी अपनी जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर डालती रहेंगी? जब तक लोग बिना पद के जिम्मेदारी उठाते रहेंगे, वो डालती रहेंगी। उनको क्या तकलीफ है? जब कोई कहता ही नहीं है कि भाई आर यू प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट, बिकम ए होल टाइम प्रेसिडेंट और चूज ए होल टाइम प्रेसिडेंट, कोई कहता ही नहीं है। अगर मेरी जिम्मेदारी मेरा पीए उठा ले तो मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त क्यों नहीं होऊंगा? ये कायदे की बात है। आप अखबार के संपादक हो, आपके अखबार का मालिक चैनल आप स्वयं हो, मान लो अब दूसरा भी है, और आप कहते नहीं मैं कर लूंगा सारे इंटरव्यू, मैं ही सबके सवाल जवाब कर लूंगा, तो दूसरे की जरूरत क्या है? ये तो कहने की ताकत होनी चाहिए। G23 अच्छे उद्देश्य से नहीं, गलत उद्देश्य से बना था। अगर इनको G23 के सारे लोग वन बाय वन जाकर के सोनिया से मिलते, गुलाम नबी जाके बोलता मैडम हम आपसे इस पॉइंट पर नाराज है, कपिल सिब्बल जाके बोलता हम आपसे इस पर नाराज है, आनंद जाकर के बोलता मैं, वो तो हुआ नहीं। सामूहिक रूप से G23 बनाया, इस बार विद्रोह, ये असहमति नहीं थी, ये विद्रोह था। अब विद्रोह उचित नहीं है, इसका तो महत्वपूर्ण होना ही नहीं चाहिए था। अगर विद्रोह की जगह सलाह मशविरा होता, राय देने की प्रतियोगिता होती, तो मैं खुद जाकर के दे सकता, आपको भी कहता आप भी दीजिए। सलाह देने का, राय देने का अधिकार है, असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, सत्ता को च्युत करने के लिए विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। यही राजस्थान में गलती हुई। राय देते हैं ना, कौन रोकता है? क्या सोनिया जी राय नहीं मानती है? 4 चुनाव में मैंने सोनिया जी को राय दी। उत्तरांचल के चुनाव में मैंने उमा भारती को सोनिया जी के कहने पर लड़वाया, सुरेश पचौरी मुझे लेके गया था। गुजरात में उमा भारती राय दी, उन्होंने राय मान ली, हमने काम कर लिया। वो कहते नहीं तुम्हारी राय गलत है, तो हम कहते ओके, आप अपने रास्ते हमारे रास्ते। तो राय देने के अधिकार को, असहमति के अधिकार को विद्रोह का अधिकार नहीं कहना चाहिए। यह भी कांग्रेस का एक बहुत बड़ा पतन का कारण होता जा रहा है। जी, तो अभी आपने पंजाब के हवाले से जिस तरह बताया कि वहां भगदड़ है, तो और साथ ही आपने यह भी बताया कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भारत में कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। तो ये कांग्रेस को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए क्या उपाय आप बताते हैं? नंबर 1, आला कमान को प्रांतीय नेतृत्व का रेस्पेक्ट करते हुए डिक्टेट करना चाहिए। प्रांतीय नेतृत्व की जो बातें उनको सुनने के बाद फैसला करना चाहिए। उस फैसले पर प्रांतीय नेतृत्व को बाउंड होना चाहिए। उनका सुनना अधिकार है, इनको स्वीकार करना अधिकार है तो है ही नहीं। हर चीफ मिनिस्टर को हटा दो ना आप, कोई चीफ मिनिस्टर कह देगा मेरे साथ तो बहुत एमएलए से होता है, क्या है एमएलए से क्या होता है? एमएलए के हाथ में क्या है? एमएलए आज मालूम पड़ जाए कि एक सीएम हटा दिया गया, सारे एमएलए एक दिन पाला बदल देंगे। मैंने आपको उमा भारती का उदाहरण नहीं दिया। हम 115 एमएलए थे जिस दिन विद्रोह किया था, और भोपाल में पार्टी बनी तो 6 एमएलए आए थे, 109 भाग गए थे। इसलिए यह गलतफहमी मुख्यमंत्रियों को है कि हमारे साथ है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। न विरोधियों के पास है, किसी के पास कोई नहीं है, सत्ता के पास है। जो मुख्यमंत्री बन जाएगा लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि 40 तो मंत्री बनते हैं, वो यस मैन हो जाएंगे। आप समझे? ये सब सत्ता पक्ष के लिए सत्ता की इच्छा से जुड़ते हैं लोग। बंद हो गया जी। तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि चंद्रराज सिंह भी ऑल इंडिया कांग्रेस में भी वरिष्ठ सेक्रेटरी रहे हैं। और राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में चंद्रराज सिंह भी सीनियर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बने। ये कांग्रेस में उनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा, कांग्रेस की बहुत लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की है। तो कांग्रेस के लिए जो चंद्रराज जी के सुझाव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं। जी चंद्रराज जी, बीच में कट गए थे शायद, आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, ऐसा है, मैं सीनियर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नहीं था, मैं चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था। हिंदुस्तान में एकमात्र पहली बार यह पद बना मेरे लिए, एसटीआर वक्त ने बनाया था। मैं मुख्य संगठन सचिव था, लेकिन मैंने फिर भी अपनी सीमा में काम किया। जब मैं ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी बना तब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उनके विलाप में कमलनाथ, अजीत जोगी और दिग्विजय सिंह वाचाल बकवास किया करते थे, तो मैंने उनको ठीक कर दिया। दिग्विजय के आदमी को निकाल दिया, लेकिन मैंने अपने अहंकार में थोड़े निकाला था, अनुशासन के लिए निकाला था। अनुशासन कायम करना
हर आदमी का अधिकार है। एक तो इनके प्रभारी आ जाते हैं, ये प्रभारी समझते हैं कि सब कुछ इन्हीं के पास नॉलेज है, नॉलेज होती नहीं है। 4 दिनों में आके प्रभार लेते हैं और पंचायती करने लाते हैं, फिर सत्ता का लाभ उठाने लग जाते हैं। ये प्रभारी नाम की बीमारी भी उचित नहीं है। मैं भी प्रभारी था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। एक बात, एक दिन, एक क्षण अपने स्वार्थ की बात नहीं करते थे, वो जमाना ही चला गया। अब ललित माकन जी को पूछो कि आप जानते हो नागौर में जाट कितने हैं, जैसलमेर में राजपूत कितने हैं, जयपुर शहर में ब्राह्मण कितने हैं, पता ही नहीं है। आते हैं, वाचन झाड़ते हैं, धमकियां देते हैं, एक दूसरे के ऊपर धौंस जमाते हैं और चले जाते हैं। इनसे जो काम अगर राजस्थान में होगा तो गहलोत और सचिन के मिलने से ही होगा। अगर इनकी लड़ाई नहीं मिटी तो कांग्रेस का विनाश राजस्थान में तय है। कभी भी कांग्रेस के अंदर आप मान लेना 6 महीने के अंदर उपचुनाव की स्थिति बन जाएगी। ये मैं आपसे कह रहा हूं। एक दिन आप सत्ता परिवर्तन कर दो, सचिन के आदमियों को एडजस्ट करो, और नहीं भी करोगे तो वक्त आ गया वो विद्रोह करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं विद्रोह। इस बात को टालने के लिए अशोक जी को खुले सीने के साथ सचिन से बात करके उसके आदमियों को एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो गहलोत ही रहने वाला है, उसको क्या बात की चिंता है। और इनको कौन सा मुख्यमंत्री का पद मिलने वाला है? 4 आदमी 6 आदमी इनके बना भी दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। सत्ता में भागीदारी बहुत बड़ा सिद्धांत है, सत्ता में अधिनायकवाद बहुत बुरा सिद्धांत है। सत्ता में अधिनायकवाद नहीं होना चाहिए। सत्ता के अंदर विभाजन, मित्रता, बंटवारा, सहयोग और सद्भावना होनी चाहिए। ये तो दोनों को राय दे सकता हूं। मैं इन सबसे वरिष्ठ हूं, राय देना मुझे क्या तकलीफ है। मैंने कोई जमाने में सुखाड़िया को भी राय दी थी, राय देना मेरा अधिकार है। लोगों ने मुझे कहा पद ले लो, मैं पद लूं तो मेरे मुंह पे ताला लग जाएगा। किसी का कांग्रेस में जाओ तो मुझे आरएसएस का गुलाम बनना पड़ेगा, बीजेपी में जाओ तो कांग्रेस का गुलाम बनना पड़ेगा, बीजेपी का संघ का गुलाम बनना पड़ेगा। कांग्रेस में जाओ तो मुझे हाईकमान का। मैं बिल्कुल स्वतंत्र प्रकृति का नहीं राजनीति करता हूं, बोलना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे पद तो मुझे चाहिए, जब मुझे पद नहीं चाहिए तो मेरी राय का तो मूल्यांकन होना चाहिए ना। जब मेरे कमरे में आकर के आप सरकार बनाते हो, अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला इस कमरे में आते हैं, हमारे 10 एमएलए लेके जाते हैं, और जब हमको लेने की बात आती है तो बड़े बड़े नेताओं के मुंह और उनके बेगुटिया बन जाती है। क्यों? उसी माकन की ड्यूटी नहीं थी, मुझसे आके मिलता, वो आके बोलता क्या बात हुई आपकी अहमद पटेल से, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला से, पूछा उसने मेरे को आज तक। वो कहते हम समय नहीं लेते, हम समय देते हैं क्योंकि हमारी उम्र समय देने लायक है, अब समय लेने लायक है नहीं जी। और तो पूछिए आप। तो आपने जिस तरह की राजनीति की है तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अब आपका क्या पॉलिटिकल प्लान है। मैं एक बात कहता हूं, आज की तारीख में कांग्रेस में कोई आदमी मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे मेरे को उचित लगता नहीं है, और भाजपा में भी लगता नहीं है। भाजपा में जो नाम है छुपैयों के नाम है, और कांग्रेस में गहलोत और सचिन के अलावा तीसरा नाम सामने आता नहीं है। इसलिए मैं 18-20 अक्टूबर से राजस्थान में नेतृत्व की तलाश नाम से यात्रा करूंगा, और मैं सैकड़ों पत्रकारों की राय लूंगा कि वो किसको चाहते हैं। उनकी राय को मैं अपना ये सिरोधारी मानूंगा, उसका प्रचार करूंगा। मुझे तो कुर्सी चाहिए नहीं, चुनाव मुझे लड़ना नहीं, टिकट मुझे लेना नहीं, भाग्य में रहना नहीं, कुर्सी मुझे चाहिए नहीं, तो मेरा काम तो सर्च करने का ही हुआ। आई विल गो एज ए इन्वेंटर एंड ए पर्सन हु विल चूज द इलेक्शन ऑफ द राजस्थान एज ए चीफ मिनिस्टर। मैंने पहले भी ऐसा 2-3 बार किया, अब भी ऐसा करूंगा, और मैं संतुष्ट हूं। कोई इच्छा अधूरी नहीं है, और इच्छाओं का तो अंत नहीं होता सुभाष जी, इच्छाओं पर तो लगाम लगानी पड़ती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो एक अब मैं चलते चलते आपसे ये भी पूछ लूं कि आप भाजपा के बारे में भी बोल रहे हैं, तो क्या आजकल भाजपा की क्या स्थिति है? भाजपा की स्थिति ऐसी है, मैं आपसे बताऊं, भाजपा की स्थिति द्रौपदी जैसी है। 5 पांडव के 5 पति हो गए, वह एक दिन पांडव हैं और सत्ता की द्रौपदी एक है। वहां तो पांडवों ने बंटवारा कर लिया एक दिन का हफ्ते में, ये 12 आदमी कैसे बंटवारा करेंगे? भाजपा की स्थिति नेतृत्वहीन है राजस्थान में, एक दूसरे से चल रहे हैं, 10 चीफ मिनिस्टर के दावेदार बने हुए हैं। हैसियत किसी की है नहीं, कारण किसी का है नहीं, कोई अपना प्रदेश का नहीं है, कोई में योग्यता नहीं है, कोई जिले मात्र का नेता है। भाजपा की स्थिति मुख्यमंत्री की तलाश में नेतृत्वहीन है आज की तारीख में। ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, और आप भी जानते हो इस बात को, है तो आप नाम बता दो, मैं मान जाऊंगा आपको। पहले वसुंधरा राजे का नाम था, उसने परिपक्वता की, मैं उनका मुख्य संयोजक था, एडवाइजर था, पॉलिटिकल एडवाइजर, कैबिनेट मंत्री था। अब वसुंधरा राजे पर इतने आरोप लगा दिए हैं इसने, मेघवाल ने और सबने, कि वसुंधरा का व्यक्तित्व ही खत्म हो गया, अब व्यक्तित्व वो गायब हो गया, तो नाम कहां से दूसरा? आप ही बताइए। मैं तो चाहता हूं राजस्थान का दौरा करूं और जनता से पूछूं, बताओ कोई नेता का नाम
जो भाजपा के लायक हो। बताओ कोई ऐसा नेता जो कांग्रेस के नेतृत्व के लायक हो। दोनों में नेतृत्व का अकाल पड़ा है। दोनों पार्टियों को शीर्ष नेतृत्व की तलाश करनी पड़ेगी, वरना लोकतंत्र राजस्थान में नहीं रहेगा, राजस्थान की बहुत दुर्गति हो जाएगी। जी, तो सियासी चाल भूचाल के इस कार्यक्रम के सूत्रधार चूंकि आप हैं, इसलिए ऐसी कोई बात जो मैं न पूछ पाया हूं वो आप कह लीजिए, फिर हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। हमारी तो एक ही बात है, सरकार बनी रहे, एकता बनी रहे, कांग्रेस में विभाजन खत्म हो, भाजपा में टूट फूट खत्म हो, दोनों पार्टियां अपने भी ताकत पर एकता प्राप्त करें, समर्थन करें, अपने आप को हैसियत में मजबूत बनाए, अपने आपसी विरोध हो लोकतांत्रिक होना चाहिए और शत्रुता नहीं होनी चाहिए, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, इसी प्रकार लोकतंत्र की रक्षा होगी। जी, तो आपने सुना, ये थे लंबे राजनीतिक अनुभव वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजनीति में चाणक्य की हैसियत रखने वाले चंद्रराज सिंह भी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सुभाष जी। तो आपने जाना सियासी चाल भूचाल के हमारे इस कार्यक्रम में कि किस तरह की सियासत, किस तरह की राजनीति इन दिनों चल रही है, उसके क्या मायने निकल रहे हैं, किस तरह से लोग सियासत के इन पदों के लिए आपस में उलझे हुए हैं और किस तरह की भगदड़ मची हुई है। और पंजाब के हालात से आप रूबरू हुए कि किस तरह से वहां कांग्रेस में एक तरह का भूचाल आया हुआ है। इस सब के ऊपर हमने आज हमारे कार्यक्रम के सूत्रधार चंद्रराज सिंह से चर्चा की है। मैं कार्यक्रम का समापन करूं इससे पहले हमारे दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आपका जो सहयोग और समर्थन हमें मिल रहा है वो श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। मैं इसके लिए आपका हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही ये निवेदन भी करूंगा कि आप हमें लाइक करना और कमेंट करना न भूलें। ये आपका हमारा और अधिक सामीप्य रहेगा, सहयोग मिलेगा हमको। तो ये था आज का कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।